बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि जब इदारे अरबों का नुकसान करें तो हम उससे रिलीफ कैसे दे सकते हैं। इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को चलाने के लिए हमें IMF के प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान बी मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। क्या इसके अलावा अखराजात को कम करके या बातचीत से बेहतरी लाई जा सकती है? वो ज़ाहिर है, वो जो निचकारी का उन्होंने 25 अदारे शायद हैं नज़र में, 25 या उससे शायद ज़्यादा, लेकिन ये है कि उनको अगर निचकारी करें उनकी तो उसकी फिर प्रॉपर एक तरीक़ाकार होगा। उनको स्क्रैप कह के तो हमने नहीं फ़रोख्त करना। प्राइवेट सेक्टर में उनका जाना ज़रूरी है। वो जो है वो बिल्कुल आप देखें कि सफ़ेद हाथी बने हुए हैं और सियासी अदवार में ही भर्तियाँ हुई हैं वहाँ पे, जिसके नतीजे में मतलब है कि सियासी और गैर सियासी हर दौर में हुई है। लेकिन ये है कि वहाँ पर तो बाकायदा जहाँ पर एक शख्स की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग हैं, और लेकिन वो मुस्तकिल भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं काम करने वाले। तो अब ये है कि कैसे ये करेंगे आगे जाके, ये देखना है। लेकिन ये बहरहाल तय है कि उनका प्राइवेटाइज होना लाजिम है, या ये कि उनका हुकूमत कम से कम उनका बोझ ना उठाए, ये लाजिम हो चुका। लेकिन ज़िम्मेदारान कौन है मुनाफा बख्श इदारों को तबाह करने के, ये भी सामने आना ज़रूरी है। बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं और हर वाक़े का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ बन रहा है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और बहुत तेज़ी के साथ और बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं। ये देखें, मैं अभी इस पे आता हूँ कि वहाँ पे गज़ा में क्या सूरत हाल बनी है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे फ़ौज और नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात, और उन्होंने क्या अमेरिकन ने बात की है उनसे और क्या मामला चल रहे हैं, और वहाँ उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले जो कल मैंने बात की थी, ये जो एक वहाँ पे निकोल गुप्ता के हवाले से, उसकी ये देखें बात जो है ना, ये इसको पहले हम तफसील के साथ बयान कर चुके हैं, लेकिन ये बात इस वक्त इसको कहना और इसको दोबारा से बयान करना इसलिए अहम हो गया कि कल जो है वो एक तो ये है कि 14 तारीख को हवाले कर दिया चेक रिपब्लिक ने निकोल गुप्ता को अमेरिकन अथॉरिटीज़ के। अच्छा, अमेरिकन अथॉरिटीज़ के हवाले तो कर दिया, लेकिन यह है कि आज फिर चेक जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गैर मामूली तौर पे निकोल गुप्ता की वीडियो भी रिलीज़ कर दी कि उसको अमेरिकन अथॉरिटीज़ गिरफ़्तार करके प्राग से 14 जून को लेके जा रहे हैं अमेरिका। ये उन्होंने आज अपनी एक वीडियो रिलीज़ कर दी। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। इसको कल निकोल गुप्ता को पेश किया गया और अदालत में, और उसने वहाँ पे ये कहा कि नॉट प्लीडेड गिल्टी। ज़ाहिर है कि उसने कहा कि मैं तो इसमें नहीं हूँ। गुरबंद पन्नू के कत्ल की साजिश करने के इल्ज़ाम में। लेकिन जो एक गैर मामूली सा इसमें वाक़या है ना, एक तो गैर मामूली वाक़या ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्रेसिडेंट बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइज़र, सिक्योरिटी से जो उनके, आप समझ लें कि वो ज़ाती तौर पे सिक्योरिटी के अगर मतलब कोई शख्स देख रहा है तो वो जो है वो जैक सलिवन है। अब जैक सलिवन जो है वो पहुँचे यूक्रेन के बारे में जो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो रही थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उस पर कई मुल्कों ने साइन नहीं किए, और फिर रशिया नहीं था, चाइना नहीं था, पाकिस्तान, कई मुल्क नहीं थे, कई ने साइन नहीं किया, अलामिया जारी नहीं हो सका। प्यूटिन साहब की यही फतह थी बहुत बड़ी, जो कि आज शुमाली कोरिया पहुंच गए हैं, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जैक सलिवन जो है वहाँ से सीधा वो इंडिया है, और जब उनके वहाँ से इंडिया आने और ये कॉन्फ्रेंसेस और ये G7 समिट, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं इटली, और ये इस दौरान ये एक मुतबादिल काम हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि चेक रिपब्लिक से उस बंदे को अमेरिका लेके जाया जा रहा है। अच्छा, ये वाक़यात को आप आइसोलेशन में देखें ना, तो आपको जब तक आप डॉट्स कनेक्ट करें कि क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वहाँ
प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद हैं और वहाँ पे चेक रिपब्लिक से अमेरिकन्स लेके जा रहे हैं जहाज़ में बिठा के, जो आज ये तस्वीर रिलीज़ की है। अच्छा, अभी तक तो जो है ना वो हम बात कर रहे थे मीडिया की, और जनाब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कह दिया और ये सारा, लेकिन एक गैर मामूली प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज कल जारी हुई, और वो जारी हुई अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से, अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये उसमें, अगर हम सेकंड स्लाइड दिखाएं यहाँ पे, तो जस्टिस डिपार्टमेंट की ये जो प्रेस रिलीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला बयान तो आया जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक्सट्रेडिशन ऑफ इंडियन नेशनल, ठीक है, निखिल गुप्ता, वही, इन कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस। ये बड़ी गैर मामूली है। अच्छा, अब इसमें अटॉर्नी जनरल जो मैरिक गारलैंड हैं, अटॉर्नी जनरल अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के सरबराह होते हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त जो हैं अटॉर्नी जनरल हैं। इनको जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बात भी हुई थी ओबामा दौर में, तो उसके बाद खैर वो उनकी कांग्रेस वगैरह में इशू खड़ा हो गया, बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इसको ज़रा मुझे, अगर मैं थोड़ा सा इसको देख सकूं, तो अच्छा ये जो प्रेस स्टेटमेंट है इसमें ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट, ये देखें, एक्सट्रेडिशन मेक्स क्लियर, ये जो पकड़ के हम लेकर आए हैं उसको, निखिल गुप्ता को, इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि महकमा इंसाफ जो है विल नॉट टॉलरेट अटेम्प्ट्स टू साइलेंस और हार्म अमेरिकन सिटीजन्स। किसी अमरीकी शहरी को नुकसान पहुंचाने की या खामोश करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। निखिल गुप्ता विल नाउ फेस जस्टिस इन अमेरिकन कोर्ट रूम फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन एन एलिज्ड प्लॉट। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई, आगे जुमला सुने, डायरेक्टेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन गवर्नमेंट to target and assassinate a US citizen for his support of 6 separatist movement in India। यानी उसने एक एम्प्लॉय ऑफ ये जो है इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, आई एम ग्रेटफुल, बाकी एजेंट्स वगैरह का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसको चेक रिपब्लिक से लेकर आ गए। तो सबसे पहले तो बयान आया अमेरिका के महकमा इंसाफ के सरबरा यानी अटॉर्नी जनरल का। फिर कोर्ट में क्या हुआ? अब ये महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी नहीं है, ये महकमा इंसाफ ने प्रेस रिलीज जारी की है कल, ठीक है। अकॉर्डिंग, अब पेश क्या किया गया है, मैंने कहा ना इससे पहले मीडिया कोट करते, अब हम सरकारी डॉक्यूमेंट कोट करें। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय CC1 जिसने काम किया गुप्ता के साथ और दूसरों के साथ इंडिया एंड एल्सवेयर, भारत में और बाहर, टू डायरेक्ट एन एसोसिएशन प्लॉट अगेंस्ट एन अटॉर्नी, यानी यहां पे पन्नू जो है गुरमंत सिंह पन्नू की बात हो रही है, एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु इज अ US सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑन US सॉइल। अच्छा, गुप्ता जो है वो रहते हैं, निखिल गुप्ता इंडिया में रहता है, और CC1, ठीक है, CC1 जो है उनका मुआविन, जिसने कहा कि ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स में और वेपन्स में और ये और वो सारा, ये विक्रम की जो बात तुमने कल की थी। अच्छा, CC1, अच्छा, और कम्युनिकेशन, और ये CC1 जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी एम्प्लॉय है। अब ये आप देखें, ये चार्जशीट देखें जरा, यानी ये मैंने कहा ना वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी नहीं है, इसको मैं संजीदा ले रहा हूं, और मेरा ख्याल है सबको ही संजीदा लेना चाहिए, जो कि अपने आप को सीनियर फील्ड ऑफिसर और फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फिर इंटेलिजेंस, and has referred previously serving in Indian Central Reserve Police Force and officer training in battlecraft and weapons. CC1 directed the assassination plot from India. अच्छा, अब ये जो तमाम प्रेस रिलीज है, इसको अगर आगे भी है, फिर पूरी तफसील इसकी जो बाकी है बिल्कुल वही है कि जी ये जो है ये जनाब। अच्छा, इसमें फिर जो क्रिस्टर, एक तो इनका नाम है, एक तो इन्होंने जो यहाँ के
मनी गार्लैंड है, उनका फिर इसी स्टेटमेंट में आगे जाके क्रिस्टोफर रे जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं, इसी प्रेस स्टेटमेंट में उनका भी बयान है, एफबीआई के डायरेक्टर का, जो कि क्रिस्टोफर रे एफबीआई के डायरेक्टर हैं, और वो जो हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने भी इसी प्रेस रिलीज में अपना बयान जोड़ा है और ये कहा है कि जो है वो जाहिर है कि अच्छा ये जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं ये भी वकील हैं, इनमें से एक येल में पढ़ा हुआ है, एक हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, और दोनों कानून को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो ये जो है उन्होंने, उनका भी नाम है जिक्र खैर इसमें क्रिस्टोफर रे का, और वो क्रिस्टोफर रे ने ये कहा हुआ है एफबीआई के डायरेक्टर ने कि हम ये बाहर से असैसिनेशन मुल्क में करवाने की कोशिश हुई है, और ये सारा उनका। फिर इस प्रेस स्टेटमेंट को अगर आगे पढ़ें तो इसमें जो है वो जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है DEA, उसकी जो डायरेक्टर हैं उनका भी जिक्र खैर है, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है जो कि एनी मिलग्राम है, और उन्होंने उसमें ये लिखा है, ये बयान दिया है उसमें, क्योंकि उनके एजेंट्स के साथ ये उन्होंने कैच किया है ना, DEA ने कैच किया है ये वेपन्स, नारकोटिक्स और ये पूरा गैंग। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये उनकी प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई है, ये उस वक्त जारी हुई है जब कल प्रेस रिलीज जारी हुई, जब इससे पहले तो हवा में बात चल रही थी ना कि जी वो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है तो उसमें नाम लिया गया और ये हुआ ऐसे हुआ, लेकिन ये जो है ये अब ये उस वक्त ही सामने आया, ये प्रेस स्टेटमेंट सामने आई जबकि वहाँ पे हमने ये देखा कि जैक सल्वन जो है वो दौरे पे हैं इंडिया के, और इंडिया के दौरे में उनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से, जिनका नाम मौजूद है वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में भी, और ये भी कि वो अब ये जो इसकी टाइमिंग्स हैं, इसको इस तरह से अगर देखा जाए कि देखें जैक सल्वन जो हैं, यानी मैंने कल भी बात की थी ना कि ये जो रिलेशनशिप है अमेरिका की और इंडिया की, ये थोड़ी सी इसको ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे अमेरिकन्स जो हैं वो बज़ाहिर तो सामने नज़र आती है चीज़ कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो जो है वो मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं वो अपनी कहानी सुनाते हैं। इंडिया में बहुत से लोगों से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जी इंडिया चूँकि एक इमर्जिंग पावर है और आने वाले अरसे में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा, तो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इमर्ज होके एक नई ताकत के तौर पे उभरे। वो इंडिया के अंदर जो बीजेपी है उसका ये मौक़िफ़ आता है उनका। लेकिन जो कुछ भी है बहरहाल एक मामला है, और वो मामला जो है वो इसीलिए मैं ये बहुत अरसे से मेरे ये मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया जो है वो मतलब अमेरिकन्स नहीं आएंगे इंडिया की हेल्प को। मेरा बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ है कि इंडिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, और अमेरिका इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करता, और इंडिया भी बार बार जो है वो ये क्वाड और इस तरह के चक्करबाजियों में आके और खुदा जाने कहाँ पे ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगे हुए हैं। तो हमारा काम देखें, पब्लिक की बात नहीं हो रही, इंडियन पब्लिक की बात नहीं हो रही, बात हो रही है मोदी सरकार की कि वो पता नहीं था डोकलाम का तो चाइना आ गया, तो ये एक टोपी ड्रामा, ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल, बिल्कुल अजीब सी बात है। और हर कुछ अर्से के बाद मैप आ जाता है, वो भूटान तक आ गए, वो इधर तक आ गए, वो इधर से चाइना, तो ये इस तरह से आज की दुनिया में बात होती नहीं। आप यानी कैसे पॉसिबल है कि जनाब आपको उन्होंने ट्रैप करके, ट्रैप क्या किया, चाइना क्लेम करता है कि हमारा इलाका है सारा, तो वो आ गए चाइना वाले, आपको पता ही नहीं था। और फिर ये कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, और अमेरिका पिछले कई सालों से ये स्टार्ट होती है इनकी कहानी चाइना से, ठीक है। अमेरिका बिल्कुल किसी किस्म की एक, उन्होंने लफ्ज़ी ज़बान से एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि हम इंडिया पे एग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं या कोई बात की, चाइना का जिक्र ही नहीं आया। फिर उसके बाद ये जब वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हुई तो इंडिया की वैक्सीन्स, और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं कि इंडिया की मेडिसिन बड़ी अच्छी होती है, इंडिया की दवाइयाँ जो हैं उसकी बहुत, आप मिडिल ईस्ट में जाएं, बाकी दुनिया कहीं पर जाएं, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में तो कई दुकानों पे आप जाएं तो आपको इंडिया की जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हों या बाकी चीज़ें हों, वो आपको बहुत अच्छी उनकी लैब्स हैं और बड़े उनके ज़बरदस्त लोग हैं सारे। लेकिन अमेरिका ने डंप कर दिया कि नहीं जी आपकी तो वैक्सीन, ये तो एस्ट्राजेनेका और वो सारी कहानी जो थी। बहरहाल
तो वो चलते 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 अब जनाब क्या हो गया कि ये जैक सलिवन आके इनको मैसेज दे गए। अब देखें ये कितनी अजीब बात है कि उनके ये जैक सलिवन, ये मेरे ख्याल से बाइडन इंतज़ामिया की आखिरी मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस टेन्योर में अगली, क्योंकि देखें जो इंडियन लीडरशिप है वो अगले महीने शायद उन्होंने एससीओ के समिट में शरीक होना है कजाकिस्तान में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ब्रिक्स की समिट है, तो और उसके अलावा ऐसी कोई समिट नहीं है या ऐसा कोई मौका नहीं है। हाँ, कोई अचानक कोई दौरा हो, कोई आना जाना, वो अलग सा सारी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा गालिबन कोई प्रेसिडेंट बाइडन की या प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसी कोई मीटिंग हमें, क्योंकि हालात ऊपर नीचे होते हैं तो अचानक पता चलता है कि ब्लिंकन आ रहे हैं, जैक सलिवन, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी समिट कोई है नहीं सामने। तो जैक सलिवन गए हैं और अब इलेक्शन शुरू हो गया वहाँ पे कंपेनिंग, और वहाँ पे अब ये CNN का मुबाहिसे के रूल्स बन रहे हैं और ये सारा ये भी इसी महीने सारा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि एक तो उन्होंने ऑफिशियली चार्जशीट कर दिया, ये प्रेस स्टेटमेंट देके कि जी वो इंडियन CC1 और ये और वो सारा, ये स्टेटमेंट दे दी FBI ने, ये स्टेटमेंट दे दी कोर्ट के अंदर जो है वो उनके DEA ने, और इस पर कम से कम साल जो निकल गुप्ता, क्योंकि कत्ल तो नहीं हुआ, साजिश हुई है, तो इसमें कम से कम सज़ा 20 साल है। और अब चूंकि नाम ये आ गया, अच्छा साथ ही उसके पास सेनेटर्स वहाँ पे ये बड़े पावरफुल सेनेटर्स हैं, मैं 4th स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, ये हैं जेफ मर्कले और कोलीग्स। अब इसमें 4 और भी हैं इनके जेफ मर्कले के साथ, और ये फॉरेन रिलेशंस कमेटी में इन्होंने जनाब 4th स्लाइड हम दिखा सकें तो मर्कले कोलीग्स ने एक खत लिख दिया, बड़ा लंबा खत इन्होंने लिखा है, और वो लिखा है जनाब इन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन को, और उसमें जनाब इन्होंने कहा US मस्ट फर्मली अपोज द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन नो मैटर द परपेट्रेटर, और ये जो भी है आप इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें, और ये जब आपके पास सबूत मौजूद हैं तो फिर उसके ऊपर आप किसी किस्म की ये गुप्ता के साथ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। और 4 टारगेट्स आपने खुद बताया, हरदीप सिंह निजर, कैनेडियन सिटीजन, और ये सारे मौजूद थे आपके पास। तो फिर आप जो हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने भी सारा लिखा, अब आपने भी वही ख़त की तस्दीक कर दी है, और ये हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे जो कि मोदी के इनर सर्कल में भी ये आगे चलना शुरू होगी कहानी फॉरेन रिलेशंस। अच्छा, तो ये मामला जो है ये इसलिए मैं आपसे जो बार बार बात कर रहा हूँ कि जो ताल्लुकात हैं, अच्छा क्या जैक सलिवन ने बात की है ये बात कि भाई वहाँ पर कोर्ट में आ गए ना पेपर्स, ये नहीं, आप देखें ना जैक सलिवन अगर बराह रास्त किसी के साथ उनके ताल्लुकात होंगे एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो उनके फौज के साथ होंगे, CIA के साथ होंगे, FBI के साथ होंगे, DA के साथ होंगे, ये उनका एक पूरा है ना सिस्टम। और बाहर दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है जैक सलिवन उसमें इन्वॉल्व है। क्या जैक सलिवन को इसीलिए भेजा है कि स्टेट बात करके आओ? अच्छा, स्टेट बात क्या करके आओ कि निकल गुप्ता तो उनके कब्जे में है, तो अब कौन चाहिए उनको जी? क्या उनको CC1 चाहिए या उनको रॉ चीफ चाहिए, यानी अब कौन चाहिए, या NSA की बात हो रही है, यानी अब फर्दर व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे बात चलेगी ना कि अब क्या बात की होगी। क्योंकि जैक सलिवन को तो इसलिए भेजा होगा ना स्टेट टॉक करके आओ इस मौके पे, भाई वहाँ पे पेपर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रेडिशन हो रही है, वहाँ सारा हो रहा है, तो अब बात क्या हुई है ये अब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन ये मामला कुछ अजब सा है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये खुद मेरे ख्याल से नई दिल्ली में मौजूद, जाहिर है उनके जो साउथ ब्लॉक में मौजूद हैं वो लोग देख रहे होंगे, सारा इसको स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि अच्छा 1 साल पहले ठीक 21 और यानी 18 जून को कत्ल हुआ है ना, पिछले साल 18 जून को कनाडा में कत्ल हुआ है, तो 18 जून तो अब आप ये तारीखें देख लें कौन सी चल रही हैं, पूरे एक साल पहले 18 जून को कत्ल हुआ है, और 21 जून को मेरा ख्याल ये 20-21 जून को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो वहाँ पे थे वाइट हाउस में, सरकारी दौरा जो किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो वो फौरन निजर के कत्ल के फौरन बाद उनका दौरा हो रहा था, जिसके ऊपर उसको गुप्ता को मैसेज आया था कि अभी ठहर जाओ जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं और वाइट हाउस में ज़बरदस्त किस्म का वो जो ढोल दड़पा हो रहा था, तो उसमें उसके बाद कत्ल करना। अब सवाल ये है कि ये एक तरफ ये दुनिया है जो आपको नजर आ रही है सामने, जहाँ पे वो स्टेट विजिट हो रहा है, ये हो रहा है, दूसरी तरफ वो FBI और DEA ट्रैप कर रहे हैं और इनके पास सारी मालूमात आ गई हैं। आप ज़रा देखें
जासूसी दुनिया उधर वो मोदी वो कह रहे हैं एक मिनट अभी बाद में कत्ल करना है, इसको पैसे एडवांस दे दो, जो बाद में घेरना है घारना है। और वो जब G20 की समिट में आएंगे तो बाइडेन उस वक्त सारे सबूत सामने रख देंगे। तो एक तरफ ये काम हो रहा है, मोदी साहब कुछ उनको क्या पता कि पीछे क्या चल रहा है भाई। उन्होंने मतलब देखिए ना ये किस तरह से दुनिया में काम होता है। आपको ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये कमाल की एक स्टोरी है जिसको आने वाले दिनों में हो ना उसके ऊपर फिल्म में बननी है। ये इसमें बनेगी फिल्में, मुझसे लिखवा लें, चाहे हॉलीवुड में बने, चाहे बॉलीवुड में बने, चाहे कहीं और बने, ये बनेगी जरूर फिल्में। ये एक पूरा थ्रिलर है कि क्या हुआ था, ठीक है। अच्छा अब जनाब ये कि तो मुझे तो इनकी मीटिंग में कोई नज़र नहीं आ रही कि तावक्त ये कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि जिसमें कोई मुलाकात हो। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या दिमाग में, और वो 28 तारीख को अगली पेशी है उसकी। निखिल गुप्ता की चार्जशीट कर दिया उसने, कहा मतलब नॉन गिल्टी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको बचाने आती है तो वो ये लगेगा कि गवर्नमेंट है, तो वो इधर उधर से उनकी फैमिली, मतलब बड़ी अजीब सी एक पोजीशन है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि मुल्कों के ताल्लुकात समझ से बाहर हैं। अच्छा इसी दौरान, अब मैं गज़ा पे आ रहा हूँ, लेकिन इसी दौरान नैन्सी पेलोसी, हमारी पसंदीदा साबिक स्पीकर, जो नैन्सी पेलोसी हैं, जो कि साबिक स्पीकर हैं ईवान नुमाइंदगान की, और जो कि ताइवान पहुंची थी तो बड़ा टेंशन हो गई थी बढ़िया, वो 5 दूसरे अरकान को लेके ईवान नुमाइंदगान की वो धर्मशाला लैंड हो गई हैं अभी थोड़ी देर पहले। धर्मशाला जो है ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। और ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ये वो है, धर्मशाला यहाँ पे बनी हुई है। और ये धर्मशाला वो है जहाँ पे 1959 से दलाई लामा रहते हैं। तो ये दलाई लामा से मिलने के लिए ये पहुँच गई हैं, जो है ये पहुँच गई हैं धर्मशाला, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला। और अभी इनकी मुलाकात होगी जनाब दलाई लामा से। दलाई लामा जो हैं वो 88 साल उनकी उम्र है, और वो अब अमेरिकन्स पहुँच गए। अच्छा यहाँ पर जब ये आ गए थे तो यहाँ पे तिब्बत की इन एग्जाइल गवर्नमेंट भी कायम हो गई थी, तो इनको रिसीव किया वहाँ पे तिब्बत इन एग्जाइल गवर्नमेंट के अफसरान ने, जिनको दुनिया में कोई नहीं मानता, लेकिन उन्होंने रिसीव किया। और वो रिसीव करने के बाद भी जो है उनकी मुलाकात होगी दलाई लामा से। अच्छा अब इसमें जाहिर है कि क्या ये इनके साथ नई दिल्ली आएंगी, मुलाकातें होंगी, क्या ये डॉट्स कनेक्ट करेंगे या नहीं, तो और चाइना का रिस्पॉन्स अभी आएगा, उस पर बात करते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ताल्लुकात बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसको समझना बड़ा दुश्वार है कि ये अमेरिका। अच्छा साथ ही अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, 2 मिनट है तो मैं ज़रा लेकर फिर ब्रेक पे चले जाते हैं कि 2 मिनट मुझे मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया का जो ABC, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, देखिए ये सारे वाक़यात ऐसे ही नहीं हो रहे एकदम से। उन्होंने 46 मिनट तवील एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीक्रेट वॉर। ये देखें, ये मैंने नहीं बनाई, मैं बता रहा हूं सिर्फ कि ये अचानक ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड है, ये क्वाड, ठीक है, क्वाड नामी अलायंस का जिक्र हो रहा है। ये यहाँ पे 15th स्लाइड हम दिखा देते हैं ताकि किसी ने वीडियो देखनी हो तो देख ले। ये जनाब वीडियो जो है ये है 15th स्लाइड पे वीडियो, इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सीक्रेट वॉर। अच्छा इसके ऊपर ये वीडियो जो है 46 मिनट की है। मैंने ये कंप्लीट वीडियो देखी 2-3 दफ़ा इसको, क्योंकि इसमें नाम और मुख्तलिफ शख्सियात और ये ओवरसीज़ बीजेपी और ये मतलब हैरान कुन, यानी इसको कम से कम 2 साल लगे हैं इसको बनाने में, इन्वेस्टिगेटिव। और फिर ये ABC नेट के ऊपर पूरी इसका स्क्रिप्ट भी पढ़ा है। 14th स्लाइड अगर खोलें तो इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, और इसका कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है वो आपको मिल जाएगा। अब ये जो आया है इसमें और तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक स्टोरी इसमें जो मेन निकली तो इंडिया टुडे ने उसको आज पब्लिश भी कर दी है अभी थोड़ी देर पहले, और वो ये है कि 17 स्लाइड और बरतानिया के 16वां और 17वां हम दोनों स्लाइड दिखा देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कैच किया 4 वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को और उनसे कहा कि 2020 में यहाँ से निकल जाओ। और ये जो है ये सेंसिटिव डिफेंसिव टेक्नोलॉजी, और ये वहाँ पर जो
पॉलिटिशियंस थे उनको ये आप, मैंने कहा ना कि इस रिपोर्ट को मेरे लिए तो मैं तो पढ़ के अभी इस पर देखूंगा कि ये क्या स्पाई थ्रिलर है। ये अलग कहानी है ऑस्ट्रेलिया। वो कहते हैं कि जी यहाँ से गए लोग जाके आबाद हो गए, ये सारा सब कुछ होता रहा, उसके बाद वो वहाँ पे जो है वो इलेक्ट हुए लोग, इलेक्ट होने पॉलिटिशियंस के हुए, कोई शादियाँ हो गई, कोई क्या हो गया, पूरा ऑस्ट्रेलिया के इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद वो कहीं पे उन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने एक, और जाहिर है कि बहुत ही सेंसिटिव है, और उसके बाद फिर जाहिर है कि उनकी इंटेलिजेंस ने काम किया होगा, तो स्पाइस पकड़ लिए, निकाल दिए, फैमिलीज़ की मॉनिटर हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर घुस गए कंपनीज में और स्पाइस को। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या साउथ ब्लॉक को वाकई नहीं पता था? उन्हें किसी मरहले पे ये एहसास नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल वही कहानी हो गई ना कि वो मुसाद सो रही है और हमास आ गए, सर पे चढ़ गए हमास वाले। यानी ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सर्वेलेंस होके, अच्छा 2020 में निकाल दिया, उसके बाद भी रिकॉर्ड बनाया इन्होंने? यानी इनको किसी मरहले पे ये एहसास नहीं हो रहा इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज को कि हम जो कर रहे हैं तो हम कौन जो है वो हम मॉनिटर हो रहे हैं, और हमें जो है वो ये ग्लोबल टाइम्स, ये कोई पाकिस्तान का अखबार नहीं है या कोई चाइना का अखबार भी नहीं है। ये अखबार जो हैं, ये जो मीडिया है या जो ये हुक्काम हैं, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि इत्तेहादी इंडिया के। तो किसी मरहले पे वो इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया कब से मॉनिटर कर रहे होंगे उन्होंने? ये आप इसको देखें वीडियो को, तो एक एक नाम इसने, ये उससे मिला, ये ओवरसीज, ये इसका नाम ही OBJP करके ऐसे करके नाम है, ओवरसीज फ्रेंड्स, OFBJP करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके लोग गए, उसमें खवातीन, लोग, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स जाते रहे, आते, वो पूरी लिस्टें वो बनाई हुई हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने। और जाहिर है का उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उसमें जाहिर है कि फाइव आइज है। तो मेरे लिए कुछ ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो वेस्ट, यानी वो ममालिक जो इंडिया के बहुत गहरे दोस्त हैं या जिनको इंडिया, यानी मैंने कहा ना कि ये जो है ये बड़ी कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अब ये जैसे नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं, ये मथे किसके लगेगा? ये मथे लगेगा इंडिया के, चाइना इंडिया पे रिएक्ट करेगा या क्या? ये क्या है? क्योंकि दलाई लामा से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ था कुछ अरसे से नई दिल्ली ने। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। डिप्लोमेसी इसमें कहाँ पे है, कौन सा मुल्क किसके साथ है, क्यों और क्या? लेकिन ऑस्ट्रेलिया और उनकी वक्फा नहीं, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब आप कह रहे थे इर्द गिर्द जो भी हालात वाक़यात है वो बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगे। ये पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना कि अलायंसेस कैसे बन रहे हैं रीजन में। मतलब देखें ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया की ABC की जो डॉक्यूमेंट्री है, अब वहाँ पे एक तो ये है कि राहुल जेती एक साहब हैं जो, अच्छा उन्होंने डिनाई किया लेकिन पूरी डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनी हुई है। ये वहाँ पे रुकने मेरे ख्याल से असेंबली वगैरह के रुकन हैं राहुल जेती, या ये है कि बड़े एक्टिव हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में। और ये जो हैं ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये की ब्रोकर हैं लिबरल पार्टी के, जो मेजर पार्टीज़ हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर ये स्पाइस, खालिस्तान, आगे पीछे, और बाहर के मीडिया में जो हैं वो भी इन्होंने लोग करवाए। बहरहाल एक बड़ी, मैंने कहा ना, एक्सप्लोसिव। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक पूरी तहकीकाती, तो इसके ऊपर इंडिया का क्या रिस्पांस होता है क्या, उस बाद में देखते हैं कि कैसे ये किस तरह से सिचुएशन, अलायंसेस कैसे बन रहे हैं दुनिया में, ये ज़रा समझ में आना ज़रूरी है। जो इसराइल की सूरत हाल है गज़ा की, उन्होंने फिर वहाँ पे रफ़ा में दोबारा, लेकिन वो धीमे धीमे जो है ये मामला जा रहा है कहीं ना कहीं टॉक्स पे जाएगा, वरना ये डंप हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अमेरिकन कर नहीं सकते। वो इनके हाल पे छोड़ के नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरे, फौज टेक ओवर करे, क्या हो क्या नहीं हो, ये जो है ये भी, यानी वो फ्लूइड सी होगी ये सूरत हाल। और इसी दरमियान जो एमास हस्टन है वो पहुँचे हैं, पहले इसराइल पहुँचे हैं, इन्होंने मीटिंग की है। ये वही हैं जो कि उनके नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता, जो कि गए, सॉरी ये सारा मामला था, तो उसके बाद ही बैरूत पहुँचे। बैरूत पहुँच के नबी बैरी से उनकी मुलाकात हुई, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के।
उसके बाद वहाँ पे जो एम्बेसी है लेबनान में, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी की। अगर हम 6th देखें स्लाइड, डिप्टी असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट अमाउंस हिस्टन रिमार्क्स टू द प्रेस फॉलोइंग मीटिंग विद स्पीकर नबी बेरी के साथ। अच्छा, अब नबी बेरी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस स्टेटमेंट इशू हुई है यूएस जो एम्बेसी है लेबनान में, तो उसमें उन्होंने ईद मुबारक का, सब थैंक यू का, सब आप आए यहाँ पे तशरीफ लाइए। आगे जो उन्होंने बात की है, तो आगे वो ये कह रहे हैं फिर कि भाई ये प्रेसिडेंट बाइडन का जो मंसूबा था अमन मुआहदा, वो अमन मुआहदा जो है वो तो उसके ऊपर सबको अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, ठीक है, करंट सिचुएशन पे नबी बेरी के साथ। और उसके बाद हमने जो है अब गजा का मामला आगे बढ़ाना है और ब्लू लाइन भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। ये जो अगर हमारा मामला गजा में आगे बढ़ता है, वो डील मुकम्मल होती है। कौन सी डील? प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो 31 मई को दी थी हॉस्टेजेस की, सीज फायर की, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन गजा, प्रपोजल किसने क्या एक्सेप्ट किया? इसराइल ने एक्सेप्ट किया। और किसने किया? कतर ने, इजिप्ट ने और मीडिएटर्स ने। अच्छा, हमास तो पहले ही कर चुकी है, मुबारकबाद भी दे चुकी है वो तो। G7 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डील स्टॉप्स इन द वॉर इन गजा, ठीक है, ले ये सारा। और अब जो है ये सीज फायर इन गजा जो है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन बाकी, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि हमास इसको एक्सेप्ट कर, हमास तो कर चुके हैं एक्सेप्ट, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन मैंने आपसे कहना है कि मामला आहिस्ता आहिस्ता ये जंगबंदी की तरफ जा रहा है और अमेरिकन इसको, जो आज भी इन्होंने बात की है कि ये ब्लू लाइन, वही ब्लू लाइन के ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि लेबनान का एक कंसर्न अलग है। अच्छा, इनके दौरान ही हुआ कि हिजबुल्ला वालों ने एक अपना ड्रोन छोड़ दिया। वो ड्रोन जो है वो इसराइल की एयर स्पेस को क्रॉस करते करते उनकी जो हैफा की बंदरगाह है, हैफा की बंदरगाह बड़ा शहर है, ये है, गजा खत्म होता है और ये लेबनान शुरू होता है, तो लेबनान की सरहद से ये 17 माइल्स के फासले पे जो हैफा का जहां से शुरू हो जाती है बंदरगाह, जहां चाइना का स्टेक भी है और जहां पे अदानी और वो सारा मामला भी। हैफा बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और शहर भी है। उन्होंने जना ड्रोन छोड़ा। ये वीडियो थोड़ी देर जब ये बातचीत हो रही थी तो वो हिजबुल्लाह वालों ने वीडियो जारी कर दी, उनका ड्रोन आके पूरे हैफा के ऊपर से घूमता घामता सैर करता हुआ, तस्वीरें लेता हुआ उनके सेंसिटिव मकामात की, ये हिजबुल्लाह ने जारी कर दी फुटेज। अब इसके रौला रप्पा पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर कि ये कब की फुटेज है, कुछ कह रहे पुरानी है, कोई कह रहे नहीं अभी भाई परसों की है, कोई कह रहा आज की है, कोई कह रहा अच्छा वो कल परसों उन्होंने पिछले 24 घंटे में कहा था हमें कोई चीज आती नजर आ रही है, वो अलर्ट हो गया था उनका आयरन डोम वोम सारा। वो बीच में कहीं इधर उधर छुपा छुपी करता करता हिजबुल्लाह का ड्रोन तस्वीरें उतार के निकल के चला गया वापस। एक रौला पड़ा हुआ है वहां पे कि भाई ये कैसे गया, क्यों गया, कहां से आया, और ये जो है उसके बाद वो मतलब बड़ी अजीब सी बात है। तो ये उन्होंने एन वक्त पे जारी कर दिया। प्यूटिन साहब जो हैं वो जनाब पहुंच गए हैं नॉर्थ कोरिया 24 साल बाद। इससे पहले सन 2000 में गए थे। अब सन 2000 में जो मौजूदा हुक्मरान हैं साउथ कोरिया के, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में, इनके वालिद जब, यानी सन 2000 एक दूसरी दुनिया है। सन 2000 में रशिया G8 का मेंबर है, G7 नहीं है, G8 है। अभी 9/11 नहीं हुआ, बस यानी आप सोचेंगे 2000 के अंदर ये वहां गए थे और 2000 के बाद ये आज पहुंचे हैं। और पहुंचने से पहले ये वहां पे इनका योस्तक एक शहर है जो बिल्कुल यानी फार ईस्ट जिसको कहा जाए ना, रशिया का जो ईस्टर्न, रशिया का वेस्टर्न तो इंपॉर्टेंट है ही ना यूक्रेन की वजह से, मॉस्को और ये सारा सेंट पीटर्सबर्ग और सारा। अब ये साइबेरिया और ये जो इलाके हैं ना सारे जो के फार ईस्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारा जो वो साइड है, आर्कटिक वगैरह पूरा, तो ये पहले वहां पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन। वहां पर भी तकरीबन काफी सालों बाद, 8-10 साल बाद उस इलाके में गए हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने, वहां पे मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया, सब कुछ कर करा के अब ये नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। और नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद वियतनाम जाएंगे। और इस दौरान जो है वो ये उन्होंने एक ऑपेड छापा, उनके पूरे मीडिया में छपा, इन्होंने एक तहरीर लिखी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो आज शुमाली कोरिया के अखबारों में छपी हुई है। और वो उसमें उन्होंने कहा कि जी एक तो हम दोनों मुल्क ये तय करेंगे कि आने वाले अरसे में दुनिया के वो सारे मुल्क जहां पर मगरिब जो है वो पाबंदियां लगाता है, उनको मुतबादिल करेंसी की तरफ जाना होगा। और ये है कि एक रास्ता ऐसा कि पाबंदियां ना लगें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे भी लगी हुई हैं पाबंदियां। अच्छा, नॉर्थ कोरिया 2000 में जब गए थे ना पुतिन, तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने अपना टेस्ट नहीं किया था, उसके 6 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं। तो बहरहाल
उन्होंने कहा कि जी पाबंदियों से आज़ाद हमें कोई करेंसी और उस तरफ जाना पड़ेगा कि मगरब का जब दिल चाहता है वो फ्रीज कर देते हैं, ये सारा। फिर डिफेंस के अंदर उन्होंने बात की, फिर और बातें की, लेकिन करेंसी वाली बात, पेमेंट सिस्टम हमें दूसरा लाना होगा। ये सारी बातें प्रेसिडेंट पुतिन उस वक्त कर रहे हैं जब आपके पास ये इतलात भी आ रही हैं कि पेट्रो डॉलर से सऊदी अरेबिया जो है उसने दूसरी करेंसीज में जाने का फैसला कर लिया है और मुतबादिल वो कई करेंसियों में अब अपना ऑयल का जो है वो दुनिया के साथ वो तो करेगा, मामलात करेगा। तो इशू ये सारा कि अब ये इतना कुछ हो रहा है। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि वो वहां पर देखना है कि क्या डेवलपमेंट होती है, क्या ये इमाम होस्टन आ गए हैं और हिजबुल्ला आगे नहीं है। मैंने कहा ना हिजबुल्ला, जाहिर है कि वो हिजबुल्ला ने बड़ा ये, लेकिन ब्लू लाइन के ऊपर वो मनवाएंगे। ये ब्लू लाइन तो माना ही माना इसराइल, ये वो आगे आके ये ब्लू लाइन पे तो फ्रांस समझौता करवाएगा, इनकी डील करवाएगा। इनकी बड़ी कुट पड़नी है अभी नेतन्याहू हुकूमत की। वहां पे फिर इन्होंने आज शहीद किए हैं लोग। ये कभी वेस्ट बैंक में घुस जाते हैं, कभी ये दोबारा गजा में घुस जाते हैं, रफा में घुस जाते हैं, कभी इजिप्ट के हिस्से में घुस जाते हैं, कभी सीरिया पे और इराक पे कुछ दाग देते हैं। ये पूरा चाह रहे हैं कि एस्केलेट हो, लेकिन जंग जो है अब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता धप्पी मार के। असल बात ये है कि जब अंदर दाखिल होंगे लोग दुनिया के, ये कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, ये सीज फायर, फौज बंद करती है, फिर वो नेतन्याहू चीखता है, राइट विंगर चीखते हैं। आज मैं आखिर से क्लोज करूं, बड़ा रेयर है, ये बड़ा रेयर है। और खुद इसको इसराइल के लोगों ने, ये 13 स्लाइड हम कोट करना है, इन अ रेयर क्रिटिक 13 स्लाइड, उनकी जो फौज है उसने राइट विंग पंडित्स, उनके राइट विंगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमास के साथ मिल गए, फौज जो है वो हमास के साथ मिल गई है और वो चाहती है कि हमास जो है वो गजा पे हुक्मरानी करे। तो फौज की तरफ से वहां पे बड़ा सख्त शटअप कॉल गई है, बड़ा रेयर है ये खुद इसराइल। तो मैंने कहा ना वहां एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है सियासतदानों का जो है ये राइट विंगर्स खासतौर पर, और वहां पर इसका बोझ को लेने को तैयार नहीं है ना, जनाजे और ये लाशें और जो 2,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स, ये जो क्राइम हुआ है सारा। तो जब दुनिया अंदर जाएगी तो पता चलेगा ना कि अंदर मामला क्या है, कितने कब्रिस्तान, क्या अंदर हुआ क्या है इतने महीनों में। तो ये जो है ये अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग फैलने देंगे, अमेरिकन फैलने देंगे या रशिया या चाइना, कोई भी फैलने देगा। हाँ बस ये है कि इसका प्रॉपर एक बड़े ऐलान तो कर दिया ना उन्होंने कि भाई हम ये 11 घंटे का करेंगे सीज फायर, और फौज उस पर खड़ी है, उन्होंने वापसी नहीं ली। थोड़े थोड़े देर बाद पटाखे छुड़वा देते हैं वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए। लेकिन ये है कि ये इसराइल के लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त एज आ इसराइल, कि उनका फौजी फेलियर भी हो गया, एक दो रियासती हल की तरफ भी मामला जा रहे हैं। अमेरिका ने भी इंडोर्स कर दिया, बाइडन ने भी कर दिया, चाइना ने भी कर दिया, रशिया ने, पूरी दुनिया, G7, OIC, सऊदी अरेबिया, कतर, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई और पाकिस्तान जाहिर उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है। तो बात यह है कि अब ये इतनी आसानी से छोड़ना इस मामले को, तो वो आहिस्ता 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 करके मेरा ख्याल है कि वो इस तरफ से चले जाएंगे। और लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है और उसमें म्यांमार, बांग्लादेश, कल थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर एक नई गड़बड़ शुरू है। और वो गड़बड़ जो है उसमें कहीं म्यांमार, बांग्लादेश और हसीना वाजिद साहबा की जो ख्यालात हैं, उनकी परेशानी है बहुत ज़्यादा कि कोई नया मुल्क तो वजूद में नहीं आ रहा, वहाँ पे नया मुल्क वजूद में तो नहीं आ रहा। क्या उसमें मिज़ोरम, मणिपुर का कोई इलाके भी हैं, क्या कोई आलमी क़ुव्वतें उससे सपोर्ट कर रही हैं? तो ये हसीना वाजिद साहबा के बड़े खदशात हैं। और दरमियान में ये जो ये इंडिया के लिए मसाइल खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपसे कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया में बात आती है तो हम कोट भी नहीं करते, हम कहते हैं कि ठीक है ये तो आती रहती है उनके मीडिया पाकिस्तान के वाले। लेकिन जब इस तरह की बात उनके अलाइज छापने लग जाए ना, यानी ग्लोबल टाइम्स भी लिखेगा तो हम कहेंगे चलिए मैं वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ब्लॉक को पता ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है कि उनको पता ही नहीं था कि ये तो हमारे पीछे लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।